हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम जो शुरुआत करें वो आपके 9th चैप्टर यानी इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991 की क्या शुरुआत करें। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले, इस चैप्टर में बेसिकली जो इकोनॉमिक क्राइसिस था हमारी कंट्री में अक्कर हुआ था आपके लास्ट सेंचुरी में, ठीक है, तो उसको हमने किस तरह से फेस किया था, क्या सारे प्रॉब्लम से उस क्या सारी चीजें हमने नहीं लाई और लाई तो क्या मोटिव से लाई, ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले। और वही अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं तो आज आपका जो 9th चैप्टर शुरू हो रहा है वो भी आपके 2 से 3 लेक्चर्स में पूरा खत्म हो जाएगा और हमारा जो एक चैप्टर पूरे सिलेबस में बाकी रहेगा वो रहेगा 10th चैप्टर, वो भी हम लोग क्या फ्लो में क्या कवर कर देंगे। अब यहां पे ध्यान देना, अब यहां पे ध्यान क्या आपको देना है, ध्यान आपको यह देना दोस्तों कि जो आपका लास्ट डिकेड था, लास्ट डिकेड मतलब क्या होता है, 10 साल का जो एक पीरियड होता है उसे हम लोग डिकेड बोलते हैं। तो पिछला जो 10 साल का पीरियड था उसकी शुरुआत में अगर मैं बात करूं तो इंडिया एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस क्या कर रहा था, फेस कर रहा था। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो 1991 जून का महीना था, 1991 क्या ईयर चल रहा था, उस टाइम पे नौबत इस तरह से आ चुकी थी कि हमारे जितने भी फॉरेन एसेट्स थे वो क्या होने लगे थे, वो डिक्लाइन यानी क्या कम होने लगे थे। और कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं इतने ही कैपेबल थे कि भैया आने वाले सिर्फ 2 हफ्ते का, आने वाले सिर्फ 2 हफ्ते जो इंपोर्ट होने वाले हम सिर्फ उसका ही खर्चा उठा सकते थे, उसके बाद हम कोई भी खर्चा उठा नहीं पाते। अब रीजन बहुत सारा था, रीजन ये था कि कोई भी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हो पा रही थी, गवर्नमेंट बन रही थी गिर रही थी, सरकारें बन रही थी गिर रही थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था। दूसरा, कंट्री में बहुत सारे आपके राइट्स चल रहे थे, लोग आपस में भिड़ रहे थे रिलीजन के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, तो अपने आपस में ये अलग सीन चालू था। अब उसकी वजह से क्या हो रहा था, आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी नुकसान हो रही थी, एक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक क्राइसिस क्या अकर हो रहा था। ये भी एक मेन रीजन था और बाकी भी बहुत सारे रीजन थे। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, अब उसी टाइम पे जो महंगाई का रेट था यानी जो इन्फ्लेशन रेट था, इन्फ्लेशन रेट मतलब क्या हो गया, महंगाई 16.7% क्या बढ़ चुकी थी आपकी अगस्त 1991 में। अगर किसी चीज का दाम अगर 16 रुपीज था पहले, तो अब उसका जो दाम हो गया था वो आपका कितना हो गया था, वो आपके 16% से अगर मैं बात करूं तो आपके 1.6, तो 2 रुपया सीधा सीधा बढ़ गया था। अब मैंने बहुत माइन्यूट लेवल पे कहा है, अब ऐसे आप हर एक चीज का अगर दाम जानने जाओगे तो कितना बढ़ा देखो। अब वहीं पर अगर बात करो तो गवर्नमेंट के जो खर्चे थे, अब देखो गवर्नमेंट भी क्या करती है, कहीं ना कहीं आपकी इनकम जनरेट कर, रेलवे से जनरेट करती है, फिर टैक्सेस जो हम भरते हैं वो भी एक मेन सोर्स है आपका इनकम जनरेट करने का। तो अब यहाँ पे चीज क्या होती है, अब गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज्यादा हो चुके थे और कमाई बहुत कम हो चुकी थी। अब कमाई जब कम होगी और खर्चे आपके ज्यादा होंगे, जैसे कहते हैं ना आमदनी अटक नहीं है लेकिन खर्चा रुपया, तो नुकसान में जाओगे कि नहीं जाओगे, वहां पे आप डूबने लगोगे। अब गवर्नमेंट का ऐसा क्या हो गया था कि भैया गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ गए थे और कमाई कम हो गई थी। देखो खर्चे बहुत अलग अलग रीजन थे। सबसे पहली चीज आपके आपस में अफड़ा तफड़ी मची थी, बहुत सारी लड़ाइयां इंडिया के पाकिस्तान के बीच में चल रही थी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो डिफेंस में एक्सपेंडिचर भी जा रहा था, साथ ही साथ यहां पे अब लोगों को क्या सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में लाने के रिजर्वेशन दिया जा रहा था, सब्सिडीज दी जा रही थी, और वहीं पे जो लोन्स थे किसानों के उसके जो इंटरेस्ट है वो भी कम कर रहे थे, तो गवर्नमेंट वो भी भर रही थी, और साथ ही साथ जो उन्होंने लोन लेके रखा था गवर्नमेंट से वो भी भर रही थी। तो इसकी वजह से खर्चा जो था हमारी कंट्री का वो बहुत ज्यादा हो गया था और कमाई जो थी उसके कंपैरिजन में बहुत कम हो रही थी। अब कहीं ना कहीं हमने ये सारी चीजें की थी, अब ये सारी चीजें हम कर रहे क्यों थे, हम सब्सिडी दे रहे थे, लोन का इंटरेस्ट जो था वो कम कर रहे थे, ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपके जो लोग हैं यानी जो देशवासी है वो अच्छे से पीसफुली क्या रह सके। और कहीं ना कहीं यही जो सोशल पैटर्न, हम जो सोशलिस्टिक फेवर में जो चीजें कर रहे थे वही हमारे लिए नुकसानदायक हो गई। हमारे जो खर्चे बहुत ज्यादा हो गए गवर्नमेंट के, लेकिन कमाई उतनी थी नहीं। अब कहीं ना कहीं यही एक जरूरत आन पड़ी जहां पर इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई इकोनॉमिक पॉलिसी यानी एनईपी क्या अडॉप्ट किया ईयर 1991 में। अब ईयर 1991 से पहले ही आपकी जो पॉलिसी था वो अडॉप्ट कर ली गई थी। आप इसका जो काम था ईयर 1985 में ही क्या चालू हो गया था, हालांकि ये इंप्लीमेंट होना आपके ईयर 1991 में क्या शुरू हुआ। अब इसमें जब ये पॉलिसी आया तो बहुत ही बोलते ना एक रेडिकल चेंज या फिर एक बहुत ही बड़ा बदलाव हमें इंडस्ट्रियल आपके इंडस्ट्रियल पॉलिसी में देखने मिला, जहां पे पहले क्या हुआ करता था आपके 1991 से पहले ये हुआ करता था कि मेजरली जो ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी वो होल्ड की जाती थी गवर्नमेंट द्वारा, यानी पब्लिक सेक्टर थी, वहां पे प्राइवेट सेक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर अगर इन्वॉल्व होना चाहता था
आपकी कोई बिजनेस में या फिर कोई इंडस्ट्री ओपन करना चाहता था, तो वहां पे उसको बहुत ही लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था हर एक चीज का, और ये बहुत ही बड़ा क्या हो जाता था, अब एक प्रॉब्लमदायक काम क्या हो जाता था। अब इसकी वजह से क्या होता था कि ये एक हेडेक वाला काम था, तो लोग इसमें जल्दी इन्वॉल्व नहीं होते थे, इंडस्ट्रीज खोलती नहीं थी, और गवर्नमेंट संभाल के कितना संभालेगी। अब आप ही को मैं सारे काम दे दूं, आप पढ़ना पढ़ाना, घर के काम, जॉब करना, ये सारी चीज, तो आप स्ट्रेस हो जाओगे और वो काम परफेक्टली होगा नहीं। तो इसलिए जरूरत क्या रहती है, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट वी नीड टू नो डिविजन ऑफ वर्क, कि हमें एक इंसान की कैपेबिलिटी के हिसाब से काम बांट देना चाहिए। जब हम इंसान की कैपेबिलिटी के हिसाब से काम बांट देंगे तो वहां पे चीजें क्या होंगी, वो काम जो होगा बहुत ही अच्छी तरीके से होगा, परफेक्ट मैनर में होगा। समझ में आ गया? और जो एफिशिएंसी का लेवल होगा वो भी रेज होगा। अब गवर्नमेंट के पास बहुत सारे काम आ गया था, इंडस्ट्रीज भी चलानी है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट वर्कर्स भी है। अब वर्कर्स आपने देखा, अब ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज तो गवर्नमेंट चला रही थी, अब उसमें जो वर्कर्स आएंगे उनका पेंशन हो गया, उनका मेडिक्लेम हो गया, पीएफ हो गया, ये सारे खर्चे भी गवर्नमेंट के ऊपर आ रहे थे। फिर गवर्नमेंट को भैया डिफेंस भी देखना है, डिफेंस के भी खर्चे उठाने, फिर गवर्नमेंट को जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनको भी देखना है, उनका भी देखभाल करना है, फिर जो आपके कंट्री में जो राइट्स हो वो भी देखना है। तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गई थी और गवर्नमेंट के ऊपर पूरा बोझ आ गया था। अब यहां पे जरूरत ये थी कि भैया आप क्या करो, आप थोड़ा सा बोझ कम कर दो। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने क्या लाया, एक रेडिकल चेंज लाया, जिसके वजह से अब गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे जो लाइसेंसिंग था वो बंद कर दिया था, जो टैक्सेस तो थे, पॉलिसी बंद कर दिया था। साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करना शुरू कर दिया था, अलाउ करना शुरू कर दिया था, और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट क्या बढ़ा दिया था। ठीक है, अब वहीं पे अगर मैं बात करूं, अब जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इकोनॉमिक पॉलिसी का? अब मेन ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 का, सबसे पहला अच्छा इसका, टू प्लंज द इंडियन इकोनॉमी इनटू द अरेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब प्लंज मतलब क्या होता है, जब कभी भी किसी भी चीज में क्या करना, इसको एंटर कराना। समझ में आ गया? अब जैसे अब यहां पे सबसे पहली चीज यहां पे ये है कि इंडियन जो गवर्नमेंट थी, इंडियन जो कंट्री थी, वो कभी भी आपके क्या प्राइवेट सेक्टर्स या फिर जो फॉरेन सेक्टर्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट थे, उसको इंडिया में अलाउ नहीं करता था। ठीक है, इंडिया में अगर आता था तो उसको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, लाइसेंसिंग बहुत सारा फॉलो करना पड़ता, और कहीं ना कहीं इस रीजन से जो लोग थे वो जल्दी आते नहीं थे यहाँ पे। अब यहां पे क्या हो गया, अब मेन मोटिव बना कि इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आया, तो भैया इन्होंने देखा कि अब इंडियन इकोनॉमी सिर्फ इंडिया तक ही नहीं रहेगी, अब वो इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी, वो ग्लोबल लेवल पे जाएगी। समझ में आ गया? ये एक पहला रीजन था। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। दूसरा क्या था, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी जो महंगाई जितनी तेजी से बढ़ रही थी, वो तेजी को हमें क्या करना है, कम करना है। जैसे हमने देखा 16.7% के रेट के हिसाब से जो इन्फ्लेशन था वो बढ़ रहा था, अब वो हमें क्या गिराना था। समझा? इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, महंगाई। तो अब फिर क्या, टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपकी जो कंट्री है, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, वो इंडियन इकोनॉमी और बाकी सारी जो कंट्रीज है उनके बीच में कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितना पेमेंट हो रहा है और कितना पेमेंट मिल रहा है। कितना पेमेंट हो रहा है और कितना पेमेंट मिल रहा है, ये जो मेजर किया जाता है, ये मेजर आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट से ही किया जाता है। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मेथड है जिससे हमें यह पता चलता है कि हमने इंटरनेशनल इकोनॉमी में कितना पेमेंट किया है और कितना पेमेंट हमें मिला है। यह पता लगाने में हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की हेल्प करता है। तो यही चीज है। तो जो डिसइक्विलिब्रियम था आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उसको हमें सही करना, यानी जो बैलेंस था, अब कैसा हो रहा था, हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे थे और एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा था। और आपको पता है जब इंपोर्ट हम ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान होता है बहुत ज्यादा। सही बात है। हालांकि हाँ इंपोर्ट हो रहा था, लेकिन उसमें भी आपका क्या हो रहा था, आपके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन से, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन का पूरा जंजाल था। और जब आप जानते हो किसी भी चीज में बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं तो वहां पे लोग उसको अवॉइड करना ज्यादा पसंद करते हैं। फिर साथ ही साथ टू अक्वायर द हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, अब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो था हमें बहुत ज्यादा बढ़ाना था। साथ ही साथ जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स था वो हमें क्या इंक्रीज करना था। फिर साथ ही साथ जो स्टेबलाइजेशन था वो भी हमें क्या लेकर आना था, ताकि और क्या करना था, और फिजिकल डेफिशिएंट। फिजिकल डेफिशिएंट मतलब क्या होता है, देखो दो चीजें होती है, एक सरप्लस होता है और एक डेफिशिएंट होता है। सरप्लस मतलब क्या होता है, आपकी कमाई ज्यादा है लेकिन आपके खर्चे कम है, तो उसको हम लोग सरप्लस बोलेंगे। वही अब जब आपके क्या हो गए, खर्चे ज्यादा है लेकिन खर्चे की कंपैरिजन में जो आपकी इनकम है वो कम है, तो तब उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिशिएंट कंडीशन क्या बोलते हैं। तो हमारा ये था कि इंडियन इकोनॉमी में हमें एक स्टेबलाइजेशन क्रिएट करना था और साथ ही साथ हमारे जो
खर्चे बहुत ज्यादा थे और कमाई जो बहुत कम थी उसे हमें क्या करना है, स्टेबल करना है। समझ में आ गया? वो हमें उल्टा करना है, डेफिसिट को हम लोग सरप्लस में क्या कन्वर्ट करना है। फिर साथ ही साथ हमें एक इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन क्या बनाना था अलग अलग कंट्री के साथ ग्लोबल लेवल पे, और साथ ही साथ जो गुड्स का आवन जावन है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीली कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। ठीक है, तो जो आठवां आपका पॉइंट है वो आठवां पॉइंट क्या है, टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब साथ ही साथ हमारा मोटिव ये भी था कि जो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस है उनका जो पार्टिसिपेशन इसमें वो हमें बढ़ाए, क्योंकि देखो गवर्नमेंट को अब प्राइवेट सेक्टर है तो सबसे पहली चीज, अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्री चला है तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, हायरिंग करना है, फिर उसका प्रोडक्शन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये सारी चीजें उनको सोचनी पड़ेगी। सही बात है, बट लेकिन प्राइवेट सेक्टर आता है तो प्राइवेट सेक्टर को क्या करना है, प्राइवेट सेक्टर ये सारे काम करेगी और गवर्नमेंट को जो टैक्सेस यानी उनका इनकम वहां से भी निकलेगा, तो गवर्नमेंट का जो बर्डन होगा वो अपने आप बंद कम हो जाएगा कि नहीं कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को इससे भी इनकम बहुत अच्छी खासी क्या जनरेट होती है। अब फीचर्स क्या आते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। सबसे पहली चीज डी लाइसेंसिंग। अब डी लाइसेंसिंग मतलब क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पहले जितनी भी इंडस्ट्रीज खुला करती थी तो उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें लाइसेंस क्या ग्रैब करना पड़ता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अब इसकी वजह से क्या होता था, प्रॉब्लम ये होता था कि टाइम बहुत ज्यादा लगता था, प्रोसीजर बहुत लंबा था और लोग इतना एक्टिव नहीं हो पाते थे, लोग फिर इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते थे। अब यहाँ पे चीजें आप समझो, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो लाइसेंसिंग वाला काम था वो हटा दिया, उन्होंने बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज थी उसको क्या डी लाइसेंस कर लिया, लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग में 18 इंडस्ट्रीज, अब 18 ऐसी इंडस्ट्री थी अगर आप उसमें हाथ डालो या फिर उसमें आप काम करना चाहते हो तो आपको लाइसेंस की क्या जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो सिर्फ अब सिर्फ 4 ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनको क्या चाहिए रहेगा, कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या चाहिए रहेगा। अब पहले 18 थी, अब 18 को छोड़ के अब क्या चाहिए, सिर्फ 4 ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें लाइसेंसिंग की जरूरत है। सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट, ठीक है ये, फिर इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव ये, फिर हैजार्डस केमिकल ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के लाइसेंस चाहिए, और अगर आप सिगारेट्स यानी सिगारेट्स की अगर आप फैक्ट्री खोल रहे हैं या फिर इंडस्ट्री खोल रहे हैं तो वहां पे आपको जरूरत रहती है। अब सिर्फ 4 को चाहिए, स्टार्टिंग में 18 चाहिए था, पहले सबके लिए चाहिए था, फिर गवर्नमेंट ने 18 किया, फिर उसके बाद और रिड्यूस करके सिर्फ 4 कर दिया। आज के डेट में सिर्फ 4 ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें आपको लाइसेंस की क्या जरूरत है। ठीक है, अब एबॉलिशन ऑफ मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। अब एमआरटीपी के हिसाब से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के हिसाब से, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो पहले ये कंपलसरी था एमआरटीपी के हिसाब से कि भैया अगर आप एक लार्ज इंडस्ट्री खोलो तो वहां पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो परमिशन है वो लेनी पड़ेगी। अब चाहे वो आप एक्सपांशन करो यानी अपनी इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हो, या फिर आपकी एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ क्या मर्ज हो रही है, तभी भी आपको क्या एमआरटीपी के साथ क्या लेना पड़ेगा, आपको परमिशन लेना पड़ेगा। एमआरटीपी के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट की से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अभी जैसे वोडाफोन और आइडिया मर्जअप हो गए, अब ये अगर मर्जअप होना चाहता, अगर ये इंडियन कंपनी होती है, अगर इसको मर्जअप होना है तो भैया इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता, परमिशन लेना पड़ता। लेकिन अब ऐसी चीजें नहीं है, एमआरटीपी को क्या कर दिया था, अबॉलिश कर दिया यानी खत्म कर दिया गया था इस एक्ट को। ठीक है, जिसके वजह से क्या हुआ, अब जो इंडस्ट्रीज है अपने बिजनेस के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपने खुद के डिसीजन ले सकती है, उनको रुकना टुकना नहीं पड़ता है। समझ में आ गया। अब इसके वजह से कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ था वो अब क्या बढ़ गया था। फिर एनकरेजमेंट टू स्मॉल सेक्टर। अब अगर यहां पे मैं बात करूं तो जो गवर्नमेंट ने क्या किया, धीरे धीरे जो स्मॉल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन थे या फिर स्मॉल सेक्टर ट्रेड था उसको क्या बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से जो हायर ग्रोथ है हमें आउटपुट में मिला, यानी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जो एम्प्लॉयमेंट रेट था, अब स्मॉल सेक्टर खुले तो जो आजू बाजू के जो लोग थे उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिला। और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो अब जो एक्सपोर्ट भी था वो एक्सपोर्ट भी क्या हमारी कंट्री में बढ़ने लगा था। अगर मैं बात करूं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते क्या, एक ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जहां पे हाथों से काम किया जाता है। और अगर मैं बात करूं तो भारत सबसे ज्यादा जाना जाता है मसालों के लिए जाना जाता है, हैंडीक्राफ्ट चीजों के लिए जाना जाता है। और मैं आपको बताऊं इंडिया में ज्यादातर जो चीजें एक्सपोर्ट होती है वो हैंडीक्राफ्ट वाली चीजें ज्यादा एक्सपोर्ट होती है, और वो आती कहां से, वो आपके स्मॉल सेक्टर यूनिट से ही क्या आती है। क्लियर हो गया। अब वहीं पर अगर मैं बात करूं तो स्मॉल सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट था, आपकी सेक्टर आपका जो इंडस्ट्री वो स्मॉल सेक्टर में तभी गिना जाएगा अगर उसमें इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में होगा, तभी। समझ में आ गया। एनकरेजिंग ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 ने क्या किया था, अप्रूव किया था कि अगर कोई बाहर का बंदा है जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो कर सकता है। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं।
क्लियर हो गया। अब वो इन्वेस्टमेंट हर चीज को कर सकता है, आपके टेक्नोलॉजी को लेके कर सकता है, मतलब काइंड में भी कर सकता था, कैश में भी कर सकता था। काइंड मतलब क्या होता है, गुड्स, गुड्स में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो गुड्स को में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अगर कैश में करना चाहता है तो कैश में भी इन्वेस्टमेंट क्या वो कर सकता था। अब इनिशियली अगर मैं बात करूं तो शुरुआती दौर में आप कोई भी अगर सेक्टर खुल रहा है, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसमें सिर्फ आप 51% तक का इन्वेस्टमेंट क्या कर सकते हो। फिर आगे चलकर जो रेट था, लिमिट था, वो बढ़ा दिया गया, 74% तक कर दिया गया, और फिर उसके बाद और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया, आपके कितना कर दिया गया, आपका 100% कर दिया गया। हाँ, लेकिन जो लिमिट जो बढ़ाई थी वो सिर्फ पर्टिकुलर कुछ इंडस्ट्रीज के लिए बढ़ाई थी, सभी इंडस्ट्रीज के लिए बढ़ाई नहीं गई थी। अब यहां पे बात करते हैं अब रिड्यूसिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब बहुत सारे जो चेंजेस थे आपके पब्लिक सेक्टर पॉलिसी में क्या लाए गए थे। सबसे पहली चीज जो मोनोपोली वाला काम था। अब पहले हमने देखा कि ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज खोली गई थी वो गवर्नमेंट द्वारा खोली गई थी, तो वहां पे गवर्नमेंट का सामने कोई आ रहा नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करती थी, प्रोसीजर बहुत लंबा था, तो वहां पे एक मोनोपोली था। तो अब मोनोपोली क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आज आप देखोगे एक न्यूज चैनल है कंट्री में, नहीं बहुत सारे न्यूज चैनल्स है, आप देखोगे आपको एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखेगा, नहीं बहुत सारे आपके बिस्किट के ब्रांड्स है जो, तो वहां पे मोनोपोली क्या हो गया, खत्म हो गया। इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब जितनी भी इंडस्ट्रीज आपके पब्लिक सेक्टर में फॉल हो रही थी उनकी एफिशिएंसी बढ़ाना, उनको काम और अच्छे से करवाना, तो ये एक मोटिव था। तो रिलीजिंग कैपिटल ब्लॉक्ड इन 6 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब यहाँ पे जो कैपिटल ब्लॉक वाला जो काम था पब्लिक सेक्टर में, वो भी क्या बंद क्या कर दिया गया। आज आपने देखा होगा बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर्स और गवर्नमेंट सेक्टर्स दोनों कोलैब करते और बिजनेस करते, तो ये सारी चीजें भी क्या प्रैक्टिस में लाई गई है, इसलिए ताकि जो प्राइवेट सेक्टर हो वो क्या हो सके, एनकरेज हो सके। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने जो नंबर था आपके इंडस्ट्रीज का पब्लिक सेक्टर वो भी कम कर दिया। स्टार्टिंग दौर में क्या किया, आपके 17 से 18 इंडस्ट्रीज क्या रखी, पब्लिक सेक्टर में रखी, और बाकी सारे को प्राइवेट कर दी। बट और भी चीजें बाद में रिड्यूस करके अब इंडस्ट्री जो थी 17 से अब कितना कर देंगे, 8 कर दी गई। पहले 17 इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर वाले क्या रेगुलेट करेंगे, फिर उसके बाद और कम कर दिया, सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज। फिर अब अगर आज मैं बात करूं सिर्फ 2 ही इंडस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर का चलाती है, वो कौन सी है, एक आपकी रेलवे वाली है और एटॉमिक। अब रेलवे में भी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो आप क्या कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर दी गई, जहां पे प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट क्या अब आना क्या शुरू हो चुका है। ठीक है, अब आता है ट्रेड लिबरेशन। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो पहले क्या हुआ था, अब देखो अगर मैं बात करूं तो आज कंट्री में अगर हम बात करें कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर है, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो उसके जो रॉ मटेरियल्स है कहीं फॉरेन से आते हैं, किसी और कंट्री से आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता था आपकी जो चीजें है वो इंपोर्ट करनी पड़ती। अब पहले क्या था, अगर आपको इंपोर्ट करना तो आपको इंपोर्ट का भी क्या लाइसेंस लेना पड़ेगा, वहां पे वो भी क्या कंट्रोल क्या गवर्नमेंट ने क्या करके रखा था। लेकिन जब 1991 में हमने नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई तो वो जो लाइसेंसिंग वाला जो काम था वो भी क्या खत्म कर दिया। अब सारे जो कैपिटल गुड्स किसको बोलते हैं, ऐसे गुड्स जो हम बिजनेस में यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसको हम लोग कैपिटल गुड्स बोलते हैं। फिर रॉ मटेरियल्स हो गया, फिर इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, और बाकी सारे कंपोनेंट्स थे। अब उसको क्या कर दिया, कहीं ना कहीं फ्री कर दिया कि वो इजिली क्या हो सके, आपका इंपोर्ट क्या हो सके। और वहीं पे एक्सपोर्टर्स को अब यहां पे क्या अलाउंस दी गई कि वो क्या कर सकते हैं, वो बाहर की कंट्री से भी अपने जो एक्सपोर्ट के लिए जो जो पैसे उनको रिक्वायर है वो बाहर से भी क्या रेस कर सकते हैं, यानी फॉरेन कंट्री से भी क्या रेस कर सकते हैं अपने ट्रेड को क्या बढ़ावा देने के लिए। वहीं पे आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या किया गया, सेटअप किया ताकि एक्सपोर्ट को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। अब सवाल यह आ रहा है कि सर स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब दोस्तों यह होता है कि आपका एक ऐसा सेटअप, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन जिसे जो मेनली फोकस क्या करता है, जो मेनली ये फोकस करता है कि कंट्री का आपका जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, साथ ही साथ जो लोग है एक्सपोर्ट है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, जो ट्रेड फॉरेन कंट्री के साथ वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लियर हो गया। और जो गवर्नमेंट ने साथ ही साथ आपका जो कॉन्सेप्ट है एग्रो एक्सपोर्ट जोन, तो उस पर भी क्या बहुत ज्यादा क्या फोकस किया ताकि जो एग्रीकल्चर वाली जो चीज है उसे भी ज्यादा क्या एक्सपोर्ट क्या किया जा सके। फिर आता है रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर। अब इंश्योरेंस सेक्टर सबसे पहली चीज क्या था, आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक अच्छा खासा चला रही थी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी बहुत जानी मानी कंपनी है जिसे आप भी जानते हो, ठीक है, गवर्नमेंट चला रही थी। लेकिन जब नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो वहां पे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट क्या लाया गया आपके ईयर 1991 में, जहां पे आपके इंश्योरेंस सेक्टर में भी क्या बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अब आईआरडीए ने क्या किया, आपके लाइसेंस दिया बहुत सारे आपके किसके
प्राइवेट कंपनीज को, ताकि वो इंश्योरेंस बिजनेस में क्या हो सके, एंटर हो सके। और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की मोनोपोली थी इस सेक्टर में भी क्या हो गई, खत्म हो गई। बिल्कुल क्लियर हो गया। पहले आपको पता है LIC सिर्फ हुआ करता था, ज्यादातर लोग LIC होते लेते थे, लेकिन आज वी हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस जहां पे हम अलग अलग हमें स्कीम मिलती है, अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, हम अपने हिसाब से क्या इंश्योरेंस क्या ले सकते हैं। ठीक है, और इंश्योरेंस का मार्केट अगर मैं बात करूं आज एक बहुत बड़ा मार्केट है। अब फिर आते हैं रिफॉर्म इन फाइनेंशियल सेक्टर। अब पहले क्या किया जाता था ईयर 1991 के पहले, तो आपके दो जो बैंक थे, एक पब्लिक बैंक जो था और एक कोऑपरेटिव बैंक था, इनको ही अथॉरिटी थी इंडिया में कि आप क्या कर सकते हो, आप जो बैंकिंग सेक्टर में क्या काम कर सकते हो। लेकिन जब 1991 में आपकी नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई तो यहां पे भी बदलाव हुआ। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, आपके जो प्राइवेट बैंक है जैसे HDFC हो गया, इन सभी बैंक को क्या किया, अलाउंस दिया कि भैया आप हमारी कंट्री में भी आके, आप हमारी इकोनॉमी में भी आके क्या कर सकते हो, बिजनेस क्या कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो फॉरेन बैंक थी वो हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या एंटर हो। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट LPG। अब आप बोलोगे सर LPG है, ये तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। नहीं भाई, LPG का मतलब क्या होता है। अब जब आप अपने 7th स्टैंडर्ड में थे, 8th स्टैंडर्ड में, 9th में, 10th में, देन व्हाट यू हैव स्टडीड अबाउट LPG एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम आपके खाना बनाने के लिए यूज करते हैं या फिर और भी कोई डोमेस्टिक पर्पस होता है तो उस चीज के लिए हम LPG यूज करते हैं। बट व्हेन यू हैव एंटर्ड इन कॉमर्स स्ट्रीम और वहां पे आपको LPG का मतलब पूछा गया इकोनॉमिक्स में, तो वहां पे एक चीज समझ जाना कि वहां पे LPG का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं, वहां पे आपको पूछा जाएगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब आज के इस लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूं और मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, मैं आज के इस लेक्चर में आपको लिबरलाइजेशन बताऊंगा, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि दोस्त ना रहा, लिबरलाइजेशन एक ही में करेंगे और बाकी सारी चीजें हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्लियर छे? डाउट नहीं छे? आई गेस सो। ठीक है, अब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। अब लिबरलाइजेशन की अगर बीइंग इंग्लिश टीचर एज वेल, तो लिबरलाइजेशन की अगर मैं रूट वर्ड की बात करूं तो उसका नाम क्या होता है, लिबर्टी होता है। क्या होता है आपका, लिबर्टी। अब लिबर्टी मतलब क्या होता है, लिबर्टी मतलब आपको मालूम है क्या, या फिर आपको मालूम है क्या? लिबर्टी मतलब फ्रीडम होता है। लिबर्टी मतलब क्या होता है, फ्रीडम। तो सर ये इकोनॉमिक्स में या फिर इकोनॉमी में किस चीज की फ्रीडम? हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो चुका था और ये सारे जो क्राइसिस थे ये आपके 1947 के बाद अराइज होना चालू किए। ठीक है, तो ये लिबर्टी क्यों, लिबर्टी इंपॉर्टेंट थी। अब देखो, हालांकि देश आजाद हो चुका था, सारी चीजें आजाद थी, लेकिन प्रॉब्लम कहीं यहां पे समझेंगे। प्रॉब्लम दोस्तों आपकी यहां वहां पे आना शुरू हुई जहां पर आपकी जो फर्म थी वो फर्म सेटअप होना चालू किया। अब ये जो फर्म है अपना ग्रोथ देखेंगी, एक्सपांशन देखेंगी, सही बात है। अगर आपको फर्म एस्टैब्लिश भी करना है तो वहां पे आपको जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, कायदे कानून बहुत सारे थे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हो गई, एस्टैब्लिश होने के बाद भी आप जो पर्टिकुलर चीज में काम करना चाहते हो उसकी भी लाइसेंसिंग आपको लेनी पड़ेगी। फिर साथ ही साथ अगर आपकी जो फर्म है वो बहुत बड़ी हो जाती है तो वहां पे अगर आप चाहते हो कि आप किसी के साथ मर्ज करो या फिर एक्सपांशन करना चाहते हो, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो, तो हर एक चीज के लिए आपको गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता। और गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं, CG से लेना पड़ता, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेना पड़ता था। तो भैया हर एक चीज जब आप पूछ के करोगे तो भैया आजादी किस चीज की, फ्रीडम कहां का, फ्रीडम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम यहीं पे अराइज हो जा रही थी। अब जैसे अगर मैं मान रहा हूं कि मुझे पता है कि अगर ये काम करना मुझे 10 झंझट मारी तो मैं, बट ऑब्वियस बात है मैं इतना इंटरेस्ट उस चीज में नहीं दिखाऊंगा, मैं उतना इस चीज को ध्यान नहीं दूंगा। समझ में आ गया? तो वही चीज हुआ करती थी। तो जब LPG आया तो वहां पे आपके जो इकोनॉमिक बैरियर्स थे वो सारी चीजें क्या हटा दी गई। अब जो आपके लोग थे उनको क्या फ्रीडम मिल गया था कि वो अपने इकोनॉमिक डिसीजन खुद से ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जो प्रोड्यूसर हो गए, जो कंज्यूमर्स हो गए और ओनर हो गए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। ओनर और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब एक ऐसी चीज, कुछ ऐसी चीजें जो प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लेक्चरर हूं, मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, मतलब लेक्चर प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो इसमें हेल्प क्या करता है? सबसे पहली चीज मेरी एजुकेशन हेल्प करती है, तो यह फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया। ये जो पूरा सेटअप है ये हेल्प करता है, पैनल हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें क्या, मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसके वजह से मुझे हेल्प हो रही है कि मैं प्रोडक्शन कर पाऊं। उसी तरह से आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। आता है आपका लैंड, आता है लेबर, आता है कैपिटल, आता है और आपका एंटरप्रेन्योर आता है। ठीक है, ये ऐसे मेजर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। चाहे आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो, ये 4 तो चाहिए ही चाहिए।
इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, लेकिन ये 4 बेसिक चीजें, जैसे रोटी कपड़ा मकान होता है ना, वैसे ही प्रैक्टिकल प्रोडक्शन के लिए 4 चीजें तो हर किसी को रिक्वायर्ड रहता है। लैंड नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन कहां पे करोगे, लेबर नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन कौन करेगा, कैपिटल नहीं रहेगा तो भैया प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल्स कैसे आएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर एंटरप्रेन्योर नहीं रहेगा तो इन सभी चीज को क्या एक ऑर्गेनाइज कौन करेगा, एक ऑर्डर में चलाएगा कौन, ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है। अब यहां पे, अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो अब जो थे लोग थे, यानी जो प्रोड्यूसर था, कंज्यूमर था, अब वो अपने हिसाब से क्या कर सकते थे, चीजों में क्या डिसीजन क्या ले सकते हैं। उसी तरह से एडम स्मिथ, हमारे बहुत ही महान व्यक्ति, द मोस्ट हैंडसम पर्सन इन आर इकोनॉमिक्स, तो एडम स्मिथ, क्योंकि इनका नाम हमें बार बार पढ़ना, तो हैंडसम तो बोलना ही ना भाई, ठीक है। तो एडम स्मिथ ने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन में सजेस्ट किया कि भैया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बहुत ही अच्छी पॉलिसी होती है कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या प्रमोट कर सको, ठीक है। क्योंकि देखो, जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ, जब फ्रीडम दोगे तो बंदा जो है अपने हिसाब से काम कर पाएगा, अपनी चीजों के हिसाब से काम कर पाएगा, और जब अपनी चीजों के हिसाब से काम करेगा तो बट ऑब्वियस बात है वो अपने लिए काम कर रहा है और वो बहुत बेहतर करने की क्या कोशिश करेगा, और जब बेहतर करने की कोशिश करेगा तो उसको रिटर्न्स अच्छा आएगा, जब रिटर्न्स आएगा तो उसमें से टैक्स जो होगा वो गवर्नमेंट को भी जाएगा, और बट ऑब्वियस बात है इकोनॉमी जो होगी वो डेवलप होगी ही होगी, ठीक है। अब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन क्या मतलब क्या होता है, एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी जो क्या करता है, जो बैरियर्स निकालता नहीं है वो कम कर देता है, क्या करता है, बैरियर्स निकालता नहीं, कम कर देता है, ताकि हम क्या है फ्रीली क्या काम कर पाए आपके फ्री मार्केट कंपटीशन में। तो इसी चीज को हम लोग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बोलते हैं। समझ में आ गया, बैरियर्स हटाने को हम लोग लिबरलाइजेशन नहीं बोलते, बैरियर्स कम करने को हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बोलते हैं। अब क्या सारे चीजें ली गई थी, क्या सारे मेजर्स लिए गए थे आपके लिबरलाइजेशन को क्या आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहला चीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब हमने देखा था कि जब आपका नया इकोनॉमिक पॉलिसी है तो वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके जो फॉरेन प्राइवेट बैंक थे उनको भी क्या किया, उनको अलाउंस दिया कि भैया आप आओ और आके आप हमारे देश में बिजनेस जो फाइनेंशियल एक्टिविटी आप करते हो कर सकते हो। अब उसी के तहत लिबरलाइजेशन के तहत आपकी जो कमर्शियल बैंक थी उनको यह फ्रीडम मिला कि अगर वो लोन दे रहे हैं तो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई। अब आपने देखा है, अब हमारी बहुत सारी फॉरेन बैंक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक है हमारे पास, प्राइवेट बैंक अगर मैं बात करूं, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका ये एक्सिस बैंक है, तो हर एक बैंक में अगर आप जाते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है लोन के लिए वो क्या होता है, अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि उसको डिटरमाइन कोड करता है, ये खुद करते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक है तो वो लोन दे रही है, ठीक है, वो वहां पे उनके बैंक से लोन लेने की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है कि लोग उनके बैंक के पास जाते हैं लोन मांगते मांगते, तो वो क्या कर सकते, अब डिमांड ज्यादा है लेकिन लोन वो लिमिटेड लोग को ही दे सकते हैं, सही बात है। तो वहां पे वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बढ़ा सकते हैं। वैसी कोई बैंक होगी जहां पे लोन कोई जल्दी लेता नहीं है तो वो क्या कर सकते, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लोन के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे वो कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्रीडम मिल गया था इनको। इससे पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि भैया कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, समझे, ठीक है। फिर क्या आता है फ्रीडम फॉर एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रीज अगर मैं बात करूं तो देखो लिबरलाइज दे रहा है, अब इंडस्ट्रीज है, अब इंडस्ट्रीज बट ऑब्वियसली बात है अपना ग्रोथ करती है। अब जब ग्रोथ करती है तो अगर मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट दे रही है तो बट ऑब्वियसली बात डिमांड बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगा तो उनके पास ये चीज आ जाती है कि उन्हें अपना प्रोडक्शन क्या बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब आज के दौर में अगर मैं बात करूं तो आज इंडस्ट्रीज फ्री है कि वो अपना प्रोडक्शन लिमिट क्या बढ़ा सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, बट बिफोर 1991 ये ऐसी चीजें नहीं थी। अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक लिमिट डिसाइड हुआ करती थी। साथ ही साथ जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए ये भी चीज मतलब कम से कम आप इतना रखो, ये क्राइटेरिया भी रहता था। तो ये सारी क्राइटेरिया थी वो धीरे धीरे हट गई, ठीक है। और यहाँ पे जो कंपनीज थी वो फ्री हो गई कि अगर उनको डाइवर्सिफाई करना प्रोडक्शन में, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी है वो परफ्यूम बनाती है, अगर उसे चाहिए वो बेल्ट बनाए तो बना सकते हैं, अगर क्लोथ चाहिए तो क्लोथ, तो 3-4 आइटम्स क्या प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन पहले लिमिटेशंस थी, अब लिमिटेशंस नहीं है। एबॉलिशन ऑफ मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पहले क्या हुआ करता था, पहले सारी जो चीजें थी वो पब्लिक सेक्टर भी मैनेज किया करती थी, मोनोपोली थी, पब्लिक सेक्टर के अलावा कोई बिजनेस में घुस ही नहीं सकता था, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स पहले हुआ करते थे, आज जो कंपैरेटिवली वो कम हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे एमआरटीपी के हिसाब से 1969 के अब जितनी भी कंपनी
जिनका जो पूरा एसेट हुआ करता था वो 100 करोड़ से ऊपर का हुआ करता था, उन्हें क्या एमआरटीपी फंड्स में क्या डाल दिया गया था, यानी मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिस में से। ठीक है, अब इस फर्म को अगर कुछ भी करना है तो वहां पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी, रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए चीजों को परफॉर्म करना है। बट 1991 में जब लिबरलाइजेशन आया तो इन कंपनीज को फ्रीडम मिल गया, वो अपने हिसाब से चीजें क्या कर सकती है। ओ भाई साहब, वाह 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 वाह। रिफॉर्म्स इन फेरा। अब फेरा मतलब क्या होता है? फेरा मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अब कहीं ना कहीं आपके जो ये लिबरलाइजेशन आया तो लिबरलाइजेशन से क्या आई, फ्लेक्सिबिलिटीज आई। ठीक है, अब लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है? फ्रीडम। अब फ्रीडम लाने के लिए कहीं ना कहीं हमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी थी लॉज में, जो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड थे, आपके फॉरेन एक्सचेंज से क्या रिलेटेड थे। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं तो ये जो फेरा था यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, इसको रिप्लेस करके क्या लाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया गया, जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड को क्या बढ़ावा दे। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरा ओपन था कि भैया अगर कोई इंडियन इन्वेस्टर है, इफ ही और शी वांट्स टू इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द नेशन, ही और शी कैन डू। बट साथ ही साथ लिबरलाइजेशन आ गया था, फॉरेन कंट्रीज भी अब हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकती थी। तो ये साथ ही साथ जहां पे आपके होस्ट नेशन के जो इन्वेस्टर्स थे उनको अलाउंस था, वहीं फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी क्या कर दिया था, अलाउ कर दिया था कि वो इंडिया की रेल में इन्वेस्ट कर सकते थे, रोड में, पावर में। अब ये फ्री में नहीं करते, ये शेयर्स खरीदते थे। यू हैव बीन फेमिलियर विद द स्टॉक एक्सचेंज। आप शेयर से एक्नॉलेज रहोगे कि जहां पे आपके रेलवे स्टेशन के भी शेयर्स है आपके। अगर मैं बात करूं फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके रिलायंस के शेयर्स है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी कंपनीज होती है जो ये रेलवे का काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन से रेलवे का काम करती है, तो उनके भी जो शेयर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं। ठीक है, तो वहां पे कंपनियां वो शेयर्स खरीदती थी और इस तरह से वो क्या इन्वेस्ट करते थे इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर एनकरेजमेंट टू दी फॉरेन टेक्नोलॉजी। अब लिबरलाइजेशन ने ये अलाउ कर दिया था कि जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है वो हाई प्रायोरिटी पे हम क्या कर सकते थे, यूज कर सकते थे। ठीक है, जो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट था और जो इंडस्ट्रीज थी कॉम्पिटिटिव, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता था। ठीक है, सेबी आया, सेबी इस्टैब्लिश आपके 12 अप्रैल 1992 में। अब ये इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था ताकि जो इंटरेस्ट है यानी जो इन्वेस्टर्स का जो फायदा है सिक्योरिटीज में, उसको क्या बचाया जा सके, कोई हार्म ना आ सके, और साथ ही साथ सिक्योरिटीज मार्केट को क्या डेवलप किया जा सके क्या इंडिया में। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो। अब हालांकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन चल रहा था, प्राइवेटाइजेशन चल रहा था, लेकिन भैया मैं आपको बता दूं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मेन मोटिव जो था वो था क्या, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, और अल्टीमेट एम था। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जहां पे आपका ये लिबरलाइजेशन चल रहा था, प्राइवेटाइजेशन चल रहा था, लेकिन फाइनली लोग लीड किसको कर रहे थे, ग्लोबलाइजेशन। अब आप बोलोगे कि सर अब ग्लोबलाइजेशन के बारे में इतना बता रहे हो तो ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, बता रहा हूं ना। देखो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, क्रिएशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। मैंने बताया आपको कि इकोनॉमी मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर रीजन में प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंजप्शन होता है, उसे हम इकोनॉमी बोलते हैं। अब वही ग्लोबल इकोनॉमी मतलब क्या होता है, जहां पर आपकी अलग अलग कंट्रियों के बीच में क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर क्या होगा, कंजप्शन होगा, तो इसे हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अब अमेरिका में, अब जैसे इंडिया क्या एक एग्रीकल्चर कंट्री है, सही बात है, और वहीं चलो सऊदी में बात कर लेते हैं। सऊदी में हमारा जो एग्रीकल्चर ये ग्रेन्स होते हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं। अब यहां पे ध्यान दो, प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, सही बात है। अब प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। अब इंडिया से जो फूड ग्रेन्स है वो कहां जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और दुबई में जाके लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो कंजप्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। आईफोन की बात कर लेते हैं, आईफोन बनता कहीं और है, डिस्ट्रीब्यूट कहीं और होता है, और कंजप्शन कहीं और होता है। मतलब देखो ये जो ट्रेड होता है ना, ये ग्लोबल लेवल पे होता है। ये जो इकोनॉमी होती है वो एक कंट्री के बीच में रहती नहीं, ये आपके 2, 3, 4 कंट्रियों के बीच में होके क्या चीजें होती है। अभी जैसे आईफोन बनता है, असेंबलिंग जो होती है उसकी चाइना में होती है, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में होता है, फिर आपके अलग अलग जो कंट्रीज है वहां पे होता है, तो ये ग्लोबलाइजेशन होता है। ठीक है, और ग्लोबल इकोनॉमी इज अ बॉर्डरलेस इकोनॉमी हैविंग अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स। अब आपने देखा है कई बार टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अब ग्लोबल इकोनॉमी है ना, कि आज यहाँ पे इंडिया के कई सारे जो लोग हैं वो कहा जाते हैं, आपके यूएस जाते हैं, आपके यूके जाते हैं, क्या जॉब की तलाश में, आईटी सेक्टर्स में काम करने के लिए, सही बात।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेबर सप्लाई हो रही कि नहीं हो रही, एक कंट्री से दूसरी कंट्री बीच में हो रहे। अब कई बार तो ये भी होता है कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स या फिर जो लेक्चरर्स होते हैं या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहीं किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं या फिर कहीं पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, क्या लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को नॉलेज देने के लिए। तो ये क्या, ये सारी चीजें क्या होती है, आपकी एक ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। मतलब क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है, एक जो इकोनॉमी, जैसे इंडिया की इकोनॉमी है, ठीक है, अब यहाँ पे एक पूरी कंट्री क्या मिलजुल के काम कर रही है, ठीक है, अब उसे हम क्या करेंगे, दूसरी का बाकी सारी जो कंट्री है उनके साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है, यानी जुड़ रहा है वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से सारे जो बैरियर्स है, मतलब जो रोक टोक होती है, वो सारे रोक टोक क्या निकल जाते हैं। अब मेजर्स बात करते हैं, मेजर्स टेकन फॉर ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहली चीज, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, नई इकोनॉमिक पॉलिसी आने से पहले बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे, और साथ ही साथ जो टैरिफ रेट था, उस टैरिफ रेट पे भी क्या था, एक अच्छा खासा क्या था, आपके वैल्यू थी कि अगर आप गुड्स इंपोर्ट करें या फिर एक्सपोर्ट करें तो आपको इतना इतना क्या हर्जाना, इतना इतना क्या फी आपको पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लोग जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं किया करते थे, बट नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई, ग्लोबलाइजेशन आया, कंट्री ने क्या किया, टैरिफ रेट कम कर दिया, जो रेस्ट्रिक्शंस थे, जो बोलते ना रूल्स थे, वो रूल्स को भी थोड़े से क्या कम कर दिए, ठीक है। अब एनकरेजमेंट टू दी फॉरेन कैपिटल। अब आपको पता है कि इंडिया सबसे पहली चीज कभी किसी को अलाउ नहीं करता था कि आप आओ हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करो, सही बात है, करता था, लेकिन कुछ लिमिटेशंस थी। बट अब यहां पे चीजें चेंज हो गई। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, जो दरवाजे थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, वो खोल दिए, सही बात है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो फॉरेनर्स थे, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, वो अब क्या होने, अट्रैक्ट होने लगे क्या इंडिया में, क्या ये करने के, इन्वेस्ट करने के लिए। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी, सही बात है। अब कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी मतलब रुपी को डॉलर में, डॉलर को रुपी में, ये कन्वर्जन जो था, ये बहुत ही ज्यादा क्या सिंपल कर दिया गया। अभी पहले बहुत सारे रूल्स थे, पेपर वर्क था, लेकिन अब ऐसा नहीं। जितने भी करंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन होते हैं, मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, वहां पे रुपी इजिली डॉलर में और डॉलर इजिली रुपीज में क्या होता है, आप कन्वर्ट होना क्या शुरू हो चुका है। फॉरेन कोलैबोरेशन, आज आप देखोगे कि हम देखते हैं कि कई सारी जो कंपनीज होती है वो क्या करती है, आपकी कोलैबोरेशन करती है। अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो स्टारबक्स और टाटा का, सही बात बोल रहा हूं ना, स्टारबक्स और टाटा का भी एक तरह का हमें कोलैबोरेशन देखने मिलता है। और उसके पहले अगर मैं बात करूं, जैसे मारुति सुजुकी, मारुति वाज एन इंडियन बेस्ड कंपनी, बट सुजुकी जो था एक फॉरेन कंपनी था। सुजुकी क्या लेकर आया था, अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आया था, ठीक है। मारुति क्या कर रहा था, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दे रहा था। अब दोनों मिलकर क्या बना रहे थे, कार बना रहे थे। तो यहां पे दोनों को फायदा हो रहा था। हीरो और होंडा सेम चीज है, ठीक है। टाटा कोरस, डील ऑफ आयरन एंड स्टील इन साउथ अफ्रीका। तो यहां पे इंडियन कंपनीज क्या होता है, फॉरेन कंपनीज के साथ क्या मर्ज होती है या फिर कोलैबोरेशन करती है, जहां पे दोनों को ही क्या होता है, फायदा होता है। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, अब कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए कि एक जो फॉरेन ट्रेड है कभी भी किसी नेशन के बीच में चल रहा है तो बहुत अच्छे से चले, तो यहां पे कुछ चेंजेस लाए गए थे। सबसे पहली चीज क्या थी, आपके पॉलिसी को बहुत लिबरलाइज कर दिया था, मतलब ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं। फिर जितने भी रेस्ट्रिक्शन है फॉरेन ट्रेड पे उसको कम कर दिया था, और जो फॉरेन कोलैबोरेशन था उसको क्या बढ़ावा दिया जा रहा था। फिर क्या आता है, एनकरेजमेंट टू एक्सपोर्ट। अब एग्जिम पॉलिसी, क्या एग्जिम पॉलिसी के मदद से क्या बहुत सारे जो इंसेंटिव्स थे एक्सपोर्टर्स को मिल रहे थे, जो एक्सपोर्ट करते। अब जितना एक्सपोर्ट करोगे वहां पे आपको फायदे उतने ज्यादा होंगे। ये सारी चीजें गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही थी। बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या क्रिएट किए जा रहे थे, जिसके मदद से क्या किया जा रहा था, आपके जो एक्सपोर्ट थे उसको बढ़ाया जाता था। बेसिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यही, इनका काम ही यही हुआ करता था कि ज्यादा से ज्यादा वो ध्यान देके एक रीजन का जो एक्सपोर्ट है किस तरह से बढ़ाया जा सके। अब जब इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में, तो क्या सारे मेजर अचीवमेंट्स हमने हासिल किए और क्या सारे मेजर प्रॉब्लम्स हमने फेलियर्स हमने रिसीव किए, वो सारी चीजें डिस्कस की। सबसे पहली चीज रिवॉल्यूशन इन आईटी सेक्टर, सही बात है। अब ग्लोबलाइजेशन आया तो उसने इंडिया में एक आईटी सेक्टर में रिवॉल्यूशन ही लाके रख दिया। आज अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब देश भर में कितना प्रोडक्शन होता है, कौन से सेक्टर, कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है, जो हमें जीवीए से यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड से पता चलता है, ठीक है। और जीडीपी मतलब क्या होता है कि पूरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर में कितना देश ने प्रोड्यूस किया, उसकी वैल्यू क्या, उसको हमें क्या पता चलती है, ठीक है। तो वहां पे अगर हम जीवीए देखें तो सबसे मेजरली
क्या आपका कंट्रीब्यूट करता है? आपकी टर्शियरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करती है। जीवीए क्या होता है ऑलरेडी मैंने बताया कि जीडीपी में कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर कितना कर रहा है, टर्शियरी सेक्टर कर रहा है। तो हमने देखा है कि टर्शियरी सेक्टर मेजरली क्या करता है, ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो इंडिया के जो आईटी इंजीनियर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, उनकी जो डिमांड है फॉरेन कंट्रीज में बहुत है, जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, दे हैव अ ह्यूज डिमांड, दे हैव अ ह्यूज क्रेज। ठीक है, फिर इंप्रूवमेंट इन फाइनेंशियल फैसिलिटीज। अब हमने देखा कि पहले दो तरह की बैंक होती थी, वन इज योर पब्लिक बैंक, सेकंड वन वाज योर कोऑपरेटिव बैंक। बट इंडिया ने क्या किया, जब आपके एनईपी आई तो वहां पे फॉरेन बैंक्स को भी अलाउ किया, भैया आओ आप क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। तो सेम चीज जो फाइनेंशियल सेक्टर था वो प्रोफेशनल और कॉम्पिटिटिव बन गया था। अब वो क्या कर रहे थे, क्विक सर्विसेज दे रहे थे। कैसे, अगर आपको उधार लेना है तो आप क्रेडिट कार्ड से उधार ले सकते हो, ई बैंकिंग से आपको कुछ ट्रांजेक्शन करना है तो आप ई बैंकिंग से कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज थी वो इंप्रूव हो गई थी। वरना पहले लोग लाइन में लगते थे, इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था, इतनी फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, लेकिन आज चीजें बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। इंप्रूवमेंट इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड, सही बात है। अब ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं जो आपके इंडियन स्टूडेंट्स है उनको मोटिवेट किया कि भैया आप ठीक है, आप इधर नहीं पढ़ पा रहे अच्छे से, यू कैन गो फॉर द फॉरेन स्टडीज। आप यूके जा सकते हो, आप यूएस जा सकते हो। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या जाते हैं, वो आपके यूके, यूएस, जर्मनी आपके ट्रैवल करते थे, किसके लिए, हायर स्टडीज के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए, जहां पे कहीं ना कहीं अगर बात करूं एक फ्लेक्सिबिलिटी क्या प्रोवाइड की गई है कि आप एजुकेशनल लोन्स इजिली ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, स्कॉलरशिप अच्छे से ग्रैब कर सकते हो, और बाकी सारी जो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज वो भी इजिली मिल जाती है। फिर आता है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट भी बढ़ने लगा था। अब एक्सपोर्ट जो था कंसिडरेबली बढ़ रहा था। अब इंडिया सिर्फ आपके जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स ही नहीं एक्सपोर्ट करता, वो मशीन भी एक्सपोर्ट करता है, केमिकल्स भी एक्सपोर्ट करता है, कंप्यूटर्स भी एक्सपोर्ट करता है। इवन दो जो लेबर्स भी होते हैं वो भी आप क्या करते हैं, अब यहाँ से इंडिया से आपके फॉरेन नेशंस क्या भेजे जाते हैं, तो सर्विसेज भी क्या दी जाती है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। अब पहले क्या हुआ करता था, जो इंडियन फार्मर्स हुआ करते थे वो क्या उगाया करते थे, जो खाने पीने वाले जो फ्रूट्स दाल चावल यही सारी चीजें उगाया करते थे, और साथ ही साथ कैश क्रॉप यानी शुगर केन हो गया, ये सारी चीजें क्या उगाया करते हैं। बट जहां पे अब चीजें बदली तो यहाँ पे जो ग्लोबलाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट थी वो अब क्या सामने आने लगी। तो कहीं ना कहीं जो फार्मर्स थे उनका क्रॉपिंग पैटर्न का चेंज हो गया। अब सिर्फ वो स्टेपल फूड्स या फिर कैश क्रॉप नहीं उगाते, अब वो ध्यान देते किस पे, हॉर्टिकल्चर पे भी, फ्लोरी यानी फल फूल भी उगाते हैं, फिर उसके बाद मेडिसिनल प्लांट्स भी उगाते हैं, उसकी भी क्या खेती करना चालू की। क्योंकि अगर इन सब की चीज की अगर मैं बात करूं तो इनका एक बहुत ही बड़ा मार्केट अगर हम ग्लोबलाइजेशन लेवल पे देखें। और वहीं अगर मैं बात करूं तो इंडिया एक एग्री कंट्री है जहां पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे ये सारी चीजें आराम से क्या उगाई जा सकती है। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, सही बात है। अब कहीं ना कहीं जब लिबरल इंपोर्ट हो गया, अब फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया में कुछ रॉ मटेरियल की क्या कमी पड़ रही है अब, लेकिन वहीं अफ्रीका है जहां पे ये जो रॉ मटेरियल है ये बहुत प्लेंटी लेवल पे क्या अवेलेबल है। तो अब ग्लोबलाइजेशन आ गया तो वहां पे अफ्रीका से क्या किया जा सकता है, इंडिया में से इंपोर्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो कमी है वो कमी क्या हो गई, बंद हो गई। समझ में आया। जैसे तेल की अगर बात करूं, तेल इंडिया में नहीं होता, वो हम फॉरेन कंट्री से मंगाते, फॉरेन नेशन से मंगाते, तो यहाँ पे स्कैरसिटी नहीं, फॉरेन नेशन में फॉरेन नेशन से आप क्या करो, इंपोर्ट करो। क्लियर है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब मेजर फेलियर्स क्या था, लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। अब हम देखते हैं, अब जो कंट्री ग्लोबलाइजेशन में थी वो कभी भी आपकी सेल्फ सफिशिएंसी क्या आपके अडॉप्ट नहीं कर सकती फूड प्रोडक्शन के लिए। क्यों नहीं कर सकती, सबसे पहली चीज यहां पे ध्यान दो। अब यहां पे एक मैं बंदा हूं, ठीक है, जो फॉरेन ट्रेड करता है, और वैसे और भी बंदे होंगे जो फॉरेन ट्रेड करना पसंद करते होंगे। अब बीइंग अ फार्मर, मैं जो आपके ग्लोबल लेवल पे हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मेडिसिनल प्लांट्स की क्या बहुत ज्यादा क्या रिक्वायरमेंट क्या है, बहुत ज्यादा डिमांड है। तो मैं भी सोचूंगा भाई डिमांड बहुत ज्यादा, सप्लाई कम है, तो मैं प्रोड्यूस करना चाहूंगा। और ऐसे मेरे जैसे कई सारे लोग होंगे जो ये सोचेंगे। जब ये सारी चीजें वो सोचेंगे तो वहां पे वो स्टेपल फूड्स और कैश क्रॉप्स का जो प्रोड्यूस करना वो लिमिट प्रोड्यूस करेंगे। सही बात है, क्यों, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं, बस इसमें ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, इसमें इनकम बहुत ज्यादा है लेकिन उसमें इनकम कम है। तो वहां पे लोग क्या करेंगे, ये हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर क्या ज्यादा क्या करना, उगाना क्या पसंद करेंगे, कल्टीवेट करना क्या पसंद करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो आपके फूड क्रॉप्स है वो क्या होंगे, कम प्रोड्यूस होंगे, तो वहां पे सेल्फ सफिशिएंट हो पाएंगे नहीं। एडवर्स इफेक्ट ऑन द डोमेस्टिक मार्केट, सही बात है। अब ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की वजह से जो डोमेस्टिक मार्केट यानी जो लोकल मार्केट है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। कैसे, अब हमारे गुड्स अगर किसी और नेशन में एक्सपोर्ट हो रहे तो वही बात है ना भाई कि फॉरेन के जो गुड्स थे वो हमारी कंट्री में भी क्या इंपोर्ट होंगे कि नहीं इंपोर्ट होंगे। अब यहां पे अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इंडियन गुड्स और फॉरेन गुड्स में फर्क क्या आता है। फॉरेन गुड्स में फर्क क्या आता है कि फॉरेन गुड्स जो होते हैं वो आपकी चीप
क्या होते हैं, चीप प्राइस के होते हैं, जैसे चाइना के प्रोडक्ट्स होते हैं। चाइना के प्रोडक्ट्स अगर इंडियन प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में अगर करूं तो बहुत ही सस्ते मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनकी बड़ी क्वांटिटी में क्या होती है, आपकी प्रोड्यूस होती है, और इस वजह से क्या होता है कि उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, और मैं एक कंज्यूमर हूं, कोई और एक कंज्यूमर, तो बट ऑब्वियस सी बात है वो हमेशा क्या सोचेगा, सस्ते में अच्छा मिल जाए, चीप में अच्छी क्वालिटी मिल जाए, यही सोचेगा। तो इसके वजह से जो आपकी जो लोकल ट्रेडर्स होंगे उन पे इफेक्ट गिरेगा और वो उनकी ट्रेड अच्छी खासी नहीं हो पाएगी और डोमेस्टिक मार्केट पे अच्छा असर पड़ेगा। अफेक्ट्स पुअर फार्मर, सही बात है। अब जो बेनिफिट है ग्लोबलाइजेशन का वो कौन एंजॉय कर सकता है? सिर्फ जो बड़े बड़े फार्मर्स है, रिच फार्मर्स है, वो एंजॉय कर सकते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पुअर फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, वो ये चीजों का फायदा नहीं उठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना लैंड नहीं होता है, इतनी चीजें नहीं होती कि वो आपकी जो फॉरेन डिमांड्स, ग्लोबल लेवल पे जो डिमांड्स उसको फुलफिल कर पाए दोस्तों, सही बात है। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब वो उन पे कोई ध्यान नहीं देगा। ठीक है, अब उन पे कोई ध्यान नहीं देगा और वो कंपटीशन क्या फेस नहीं कर पाएंगे। जब कंपटीशन फेस नहीं कर पाएंगे तो उनको बोला जाएगा कि उनके लैंड बेच दो, क्योंकि कर्जे में डूबे रहेंगे, उनकी चीजें कोई खरीदेगा ही नहीं। हमने देखा ना हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में प्रॉफिटेबल मार्जिन बहुत है, बट स्टेपल गुड्स में प्रॉफिटेबल मार्जिन नहीं है, बहुत कम मिलता है। क्लियर हो गया? तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी उनके लिए, तो उनको बेचना पड़ेगा। फिर दूसरा क्या, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। अब जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आपके जो मल्टीनेशनल कंपनीज का कंपटीशन फेस नहीं कर पाते। ठीक है, अब कहीं ना कहीं क्यों नहीं फेस कर पाते? क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है प्रोडक्ट्स एक हाई लेवल पे बनाती है, उनकी जो कॉस्टिंग होती है कम होती है, क्योंकि वो बड़े लेवल पे करते हैं। बहुत सारे एक्सपर्टीज होते हैं जो क्या करते हैं, चीजों को मैनेज करते, चीजों को हैंडल करते। बट यहां पे अगर मैं बात करूं तो इंडियन के जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इसको शायद फेस नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं अब जब फेस नहीं कर पाएंगे तो इनकम नहीं हो, उतना प्रोडक्शन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्शन करेंगे तो जो कॉस्ट होगा वो ज्यादा होगा, जब कॉस्ट ज्यादा होगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, और जब लोग खरीदेंगे नहीं तो उनकी जो यूनिट्स हो जाएंगी वो क्या हो जाएगी, सिक यूनिट्स में क्या डिक्लेयर हो जाएंगी। तेने वीडियो आया सिक यूनिट्स में क्या हो जाएगी, डिक्लेयर हो जाएगी। समझ में आ गया? अब 6 यूनिट्स में डिक्लेयर हो जाएगी तो बट ऑब्वियसली बात है उनको जो कंपनीज है वो क्या बंद करनी पड़ेगी। फिर क्या, नेग्लेक्ट वेलफेयर एस्पेक्ट। अब जो प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन अगर मैं बात करूं तो उसमें हर चीज में प्राइवेटाइजेशन, हेल्थ को लेकर हुआ है, कम्युनिकेशन को लेकर हुआ है, एजुकेशन को लेकर हुआ है। अब जहां वो पब्लिक सेक्टर हुआ करता था तो गवर्नमेंट मेजरली फोकस किया करती थी कि लोगों को सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड की जाए, बट प्राइवेटाइजेशन में ऐसा नहीं होता। वो हमेशा अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए करते हैं। वो क्वालिटी तो प्रोवाइड करते नो डाउट, बट वो हमेशा अपने प्रॉफिट को लेकर ध्यान रखें। एजुकेशन में ही अगर बात करूं तो आज फीस बहुत लाखों में, करोड़ों में लोग फीस चार्ज करते। ठीक है, तो इसकी वजह से जो वेलफेयर एस्पेक्ट है वो निगलेक्ट हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज है वो क्या हो गई, बंद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन फेस नहीं कर पा रहे मल्टीनेशनल कंपनीज का। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो आपके इंडियन कंपनीज में जो लोग थे वो क्या हो गए, वो अनएम्प्लॉयड हो गए। समझ में आ गया, उनको जॉब अच्छे से मिल नहीं पाई। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको चीजें अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए करा सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।